गैप जंक्शन के बारे में पढ़े थे, इसके बाद से टाइट जंक्शन के बारे में पढ़े थे, फिर इसके बाद से हेमिडेस्मोसोम्स के बारे में पढ़े थे और उसका क्लिनिकल कोरिलेट्स साथ भी पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स में सबसे पहले देखेंगे, जैसे ये इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर है जो नॉर्मली क्या है कि जो सेल के अंदर जो है, ठीक है, अगर सेल के अंदर ही अगर एक जगह से अगर कहीं दूसरे जगह पे अगर किसी चीज़ को अगर भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे जैसे मान लीजिए कि हम लोग पढ़े हैं जैसे सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, चाहे मियोटिक डिवीजन होता है, तो उसमें जैसे प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, चाहे टीलोफेज है, तो उसमें हम लोग पढ़े हैं कि स्पिंडल का जो फॉर्मेशन होता है माइटोटिक स्पिंडल का, और माइटोटिक स्पिंडल का जो फॉर्मेशन होगा तो सेल को डिवीजन करने के लिए जो डीएनए को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए था हमें, माइटोटिक स्पिंडल। तो सेल को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, और जैसे उसका डीएनए कंटेंट को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, और चाहे मान लीजिए कि आप जो भी सेल के अंदर जो भी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए, चाहे जो भी कार्गोज है, अगर जो भी मॉलिक्यूल है अंदर बन रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है। और कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप जैसे कि पढ़े हैं कि जब लाइसोसोम है चाहे फेगोसोम है, जैसे मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज अगर कोई बैक्टीरिया अगर एंट्री करता है तो उसको इनगल्फ करता है, तो उसको अब वो फेगोसाइट करता है तो उसको फेगोसोम कहते हैं। अब फेगोसोम के बाद क्या होता है कि अंदर ही इंट्रासेलुलरली क्या होता है कि जो लाइसोसोम होता है उसके तरफ आता है, ठीक है, फेगोसोम से बाइंड करता है और फेगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद वो अपने लाइटिक एंजाइम रिलीज करके उस बैक्टीरिया को किल करता है। लेकिन समझिए कि अगर वो जो आपका जो लाइसोसोम है और ये जो आपका फेगोसोम्स हैं, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ तक जा रहा है तो कैसे जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब कौन वर्क करा रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसे तो जा नहीं रहा है कि पहले से तो मालूम तो चल नहीं रहा है उसको कि हाँ कुछ अंदर कुछ रिसेप्टर्स हैं चाहे कुछ भी हैं, ठीक है, लेकिन जो मोमेंट कराना, जो ट्रांसपोर्टेशन कराना है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उसके लिए भी कुछ चाहिए और वो चीज़ है। अच्छा है, दूसरा चीज़ समझिए कि मान लीजिए कि जब हम लोग नर्व का जो ट्रांसमिशन पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल जाता है और जो एक्शन पोटेंशियल जैसे एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, तो एसिटाइल जो है कोएंजाइम ए है, अच्छा है, जो भी उसका जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ बनता है, ठीक है, तो बनता है जैसे सेल बॉडी में, तो सेल बॉडी से, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होना है वो एक्सोन से होना है, टीलोकोरेडिया से होना है, लास्ट पार्ट ऑफ एक्सोन से होना है, ठीक है, तो वहाँ से जब इसका ट्रांसमिशन होना है तो वहाँ तक वो सब्सटेंस का ट्रांसफ़र कौन कराता है, तो कौन कराता है, वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है इंट्रासेलुलरली वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करता है, मतलब इंट्रासेलुलरी वो यहाँ से और दूसरे जगह तक पहुँचाने का काम करता है। तो समझिए कि जो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो क्या होता है, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में सब, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, नॉर्मली जो होता है 10 to 25 नैनोमीटर का ये होता है, ठीक है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है नॉर्मली वो 3 यूनिट होता है, इनका 3 प्रोटीन होता है, ठीक है, 3 पार्ट होता है, 3 ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, जैसे कि अल्फा, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, तो एक होता है अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन, अल्फा ट्यूबुलिन, एक होता है बीटा ट्यूबुलिन और एक है गामा ट्यूबुलिन, ठीक है। तो ये अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन एंड गामा ट्यूबुलिन, जो अल्फा ट्यूबुलिन है और जो बीटा ट्यूबुलिन है, ये जो नॉर्मली इनका जो ये ही दोनों से ट्यूबुलिन प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल का जो फॉर्मेशन होता है ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से होता है, लेकिन जो हम लोग पढ़े थे कि जो माइटोटिक स्पिंडल जो होता है, वो माइटोटिक स्पिंडल जो बना होता है वो गामा ट्यूबुलिन से बना रहता है। माइटोटिक स्पिंडल का जो फॉर्मेशन है वो इससे होता है, ठीक है। और जो अल्फा और बीटा जो ट्यूबुलिन है वो कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट होता है इनका। कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट कहने का मतलब, अगर एक लेयर अल्फा का अगर है, मान लीजिए ये लेयर अल्फा का है तो उसका दूसरा लेयर बीटा का होगा,
फिर तीसरा लेयर अल्फा का होगा, फिर चौथा लेयर बीटा का होगा। तो ऐसा ही जो अरेंजमेंट है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये है अल्फा और ब्लैक वाला जो है बीटा है, तो एक कॉन्सेंट्रिक चेन है, इनका अरेंजमेंट होता है। और कॉन्सेंट्रिक चेन के बाद से देखिए, जैसे आप अंदर ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो सेंट्रल पोर है, सेंट्रल जोन है, इस सेंट्रल पोर से ही क्या होता है, सब्सटेंस का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है, और ये सेंट्रल ट्यूब्यूल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी मॉलिक्यूल है, जो कार्गोज है, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखते हैं। अब ये तो माइक्रोट्यूब्यूल्स है नॉर्मली ये बना, इसका थोड़ा सा हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं। वो क्या होता है, ये नॉर्मली क्या कैरी करता है, कैरीज कार्गोज विद इन सेल, सेल्स के अंदर जो भी अंदर मॉलिक्यूल्स होता है वो वर्क। चाहे आप लोग देखते हैं जैसे सीलिया और फ्लैजिला का जो फंक्शन है, ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजिला में भी क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है। और माइक्रोट्यूब्यूल, यही माइक्रोट्यूब्यूल क्या कराता है, सीलिया और फ्लैजिला का मूवमेंट कराता है। तो सीलिया और फ्लैजिला के फंक्शन के लिए, सीलिया और फ्लैजिला के फंक्शन के भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, अंदर का जो सेलुलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस सेलुलर मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर का जो मेंटेनेंस जो होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर मेंटेनेंस का जो भी काम होता है वो भी यही करता है। स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का जो काम होता है, ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस का जो काम होता है वो भी क्या करता है, यही माइक्रोट्यूब्यूल ही करता है। अब बात समझते हैं थोड़ा सा कि अगर मानिए जैसे ये अपना न्यूरॉन है, ठीक है, तो न्यूरॉन में जैसे मान लीजिए बहुत सारे सेल्स, जैसे ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में एक और स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे जैसे कि नीसल्स ग्रेन्यूल्स के बारे में, ठीक है। नीसल्स ग्रेन्यूल्स एक तरह से मान लीजिए कि RER है, और इस RER के साथ उसके साथ mRNA भी है, और उसके साथ फ्री राइबोसोम भी है, ठीक है। तो ये है नीसल्स ग्रेन्यूल्स। और नीसल्स ग्रेन्यूल किससे बना है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो mRNA का चेन है, mRNA का चेन है, प्लस जो इसके साथ फ्री राइबोसोम है, ठीक है, फ्री राइबोसोम है, इसके साथ वो अटैच होता है। यहाँ से जो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल जो भी है वो यहाँ तक जाता है और यहाँ पे ये वर्क करता है, ठीक है। मान लीजिए दूसरे सेल में अगर न्यूरोट्रांसमीटर को बनाना है, तो मान लीजिए अगर सब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ बन, फैक्ट्री का काम ये है, ठीक है, फैक्ट्री ये है, बनना यहाँ है, लेकिन काम अगर यहाँ हो रहा है तो समझिए कि बनना यहाँ है, काम यहाँ हो रहा है, तो कुछ बीच में तो है ना ऐसा कि जो यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो क्या है, वो है माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल है, जैसे मान लीजिए इस माइक्रोट्यूब्यूल को, रेड वाले पोर्शन को अगर हम बाहर निकालते हैं, मान लीजिए, ठीक है, अब समझिए जैसे कि ये न्यूरॉन के अंदर ही है, ठीक है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल है, इसके साथ क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे अटैच है, ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल जो है यहाँ अटैच है। तो देखिए एक मॉलिक्यूल है, समझिएगा, एक मॉलिक्यूल है जो यहाँ मतलब जैसे ये सेल बॉडी है, ठीक है, और ये एक्सोन एंडिंग है। तो एक्सोन नॉर्मली जो है ट्रांसपोर्ट किधर से किधर होता है, ये ऐसे होता है। तो इस ट्रांसपोर्ट को मतलब जो टुवार्ड जिधर फंक्शन करना है, जिधर वर्क करना है, जिधर बनना है और जिधर वर्क करना है, तो उसके डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो इसको कहते हैं एंटीग्रेड ट्रांसपोर्ट, एंटीग्रेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर अपोजिट काम कर रहा है तो अपोजिट आप जानते हैं, पीछे अगर जाना है तो रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंटीग्रेड और रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ आएगा, इधर से इधर ट्रांसफर होगा और फिर ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, इस ट्रांसपोर्ट के लिए जो स्पेशल जो प्रोटीन होता है वो होता है काइनेसिन प्रोटीन,
ठीक है। फॉर द एंटीग्रेड ट्रांसपोर्ट विच प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, काइनेसिन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। एंड फॉर द रेट्रोग्रेड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा डाइनिन। डाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। किसी भी सेल में ऐसे रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन कराता है। और लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइनिन वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो डाइनिन को वर्क करने के लिए मान लीजिए ये डाइनिन क्या होता है, ये डाइनिन एटीपी को यूटिलाइज करता है, और एटीपी को यूटिलाइज करके क्या बनाता है, एडीपी और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट जो होता है वो होता है एनर्जी पैक। ये एनर्जी पैक क्या करता है, ये नॉर्मली यूटिलाइज होता है किसके द्वारा, ये फॉस्फेट यूटिलाइज होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा। अब जब माइक्रोट्यूब्यूल्स उसको मतलब यूज करेगा, जब वो एनर्जेटिक होगा, तो जब वो एनर्जेटिक होगा तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या हो जाएगी, मोमेंट आएगी। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करेगा, बैंड करेगा, मोमेंट करेगा। और जब वो मोमेंट और बैंड करेगा तो आप जानते हैं कि जो सीलिया और फ्लैजिला में जो क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला में क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल। तो जब ये सीलिया फ्लैजिला में प्रेजेंट है, जब वो एनर्जी यूज किया, डाइनिन उसको हेल्प किया, डाइनिन क्या किया, एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, और वो बेंडिंग किया, उसमें मोमेंट लाया। उस मोमेंट के चलते सीलिया और फ्लैजिला क्या करेगा, अपना फंक्शन करेगा। और मेनली क्या है सीलिया और फ्लैजिला का, आप लोग देखे होंगे कि नॉर्मली आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस्पायरेटरी जो है, इसमें रेस्पायरेटरी अगर पार्ट में अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली जो बात करते हैं म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो स्पूटम बनता है, ठीक है, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा मान लीजिए कि जो स्पर्म अगर जैसे फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में अगर गया है, तो वहाँ से मान लीजिए कि जब वो फेलोपियन ट्यूब में अगर जाता है, तो फेलोपियन ट्यूब में जैसे एम्पुला तक जाने के लिए, और चाहे जो बात करते हैं नॉर्मली हम लोग कि जो ओवम है, तो उसका भी जो मोमेंट है एम्पुला तक लाने के लिए, जैसे ओवरी में ये बनता है, ठीक है, ओवरी से वहाँ एम्पुला पार्ट तक जाने के लिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, कुछ तो ऐसा प्रोसेस चाहिए कि जहाँ से वो ट्रांसफ़र हो सके। तो उसके ट्रांसपोर्ट वन वे मोमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, यही डाइनिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब कौन, जैसे सीलिया और फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे जैसे कि स्पर्मेटोजोआ का जो मोमेंट के लिए फ्लैजिला, जैसे कि आप टेल पार्ट जानते हैं, टेल पार्ट में भी माइक्रोट्यूब्यूल होता है, उसके मोमेंट के लिए भी क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ के मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली हम लोग देखें कि कैसे ये वर्क करता है और क्या ये वर्क है। दूसरा चीज़ समझने की अगर बात करते हैं, मान लीजिए आप सीलिया ले लिए और सीलिया को आप कट कर दिए, ठीक है, आप कट कर दिए हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली कट किए हैं, तो आप उसमें आप देख रहे हैं कि मान लीजिए दो सेंट्रल जो सेंट्रल है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सेंट्रल और सेंट्रल ब्रीजिंग है इन दोनों के बीच, ठीक है। और सेंट्रल ब्रीजिंग के साथ 9 मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, 9 जो इसका 3 4 9, ठीक है। तो 9 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट जो कहा जाता है, पेयर में अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो 9 जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 9 पेरिफेरल जो है और 2 सेंट्रल है, और इनके साथ अटैच होता है, इनके साथ होता है डाइनिन प्रोटीन, इनके साथ क्या अटैच होता है, डाइनिन प्रोटीन। और यही डाइनिन प्रोटीन जो है एनर्जी को, एटीपी को तोड़ के एडीपी और फॉस्फेट बनाता है, और ये फॉस्फेट वो यूटिलाइज करता है। और ये जब यूटिलाइज करेगा तो यही डाइनिन प्रोटीन क्या कराएगा, जो सीलिया का जो फंक्शन है, फंक्शनिंग ऑफ सीलिया के लिए क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। कुछ और बात करते हैं, जैसे समझिए कि मान लीजिए ये तो हम लोग पढ़े थे, एक होता है इसमें जो फिक्स्ड पार्ट है, स्टैटिक एंड होता है। 2 एंड के बारे में समझिए, इस जैसे माइक्रोट्यूब्यूल है तो एक है स्टैटिक एंड और एक है डायनेमिक एंड।
डायनेमिक एंड, डायनेमिक एंड इसलिए कह रहे हैं और स्टैटिक एंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डायनेमिक एंड में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनका भी लाइफ स्पैन होता है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फिर रीजनरेट करते हैं, फिर इसमें नया ऐड होते हैं, फिर कुछ इलिमिनेट होते हैं, कुछ ऐड होते हैं। तो डायनेमिक एंड पे क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन, यहाँ पे कुछ ट्यूबुलिन इसमें ऐड होते हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। कुछ यहाँ से इलिमिनेट होते हैं, मतलब रिमूव होते हैं, तो रिमूवल ऑफ व्हाट, ट्यूबुलिन भी यहाँ से ये होता है। तो वैसा पार्ट जहाँ पे हमेशा जैसे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, रिमूवल चाहे ग्रोथ का कारण जो चल रहा है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल में, तो उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक एंड। और जहाँ पे अगर ये प्रोसेस नहीं चल रहा है, मतलब फिर नया ऐड नहीं हो रहा है, चाहे पुराना इलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो उस एंड को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव निगेटिव एंड, और चाहे स्टैटिक एंड। तो जो चेंजेस कर रहा है उसको पॉजिटिव एंड नाम दे दिए हैं हम लोग, और जो नहीं चेंज कर रहा है उसको निगेटिव एंड कर दिए हैं, ठीक है। इसलिए इस जो माइक्रोट्यूब्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर ऑर्गेनल्स है, ठीक है, पोलर। और ये पोलर ऑर्गेनल्स है, लेकिन अब इसको हम देखते हैं कि थोड़ा सा हम अगर ये मान लीजिए कि ये अगर ये वर्क करता है, ठीक है, रिमूवल और ग्रोथ का और नॉर्मली रिमूवल का, तो यहाँ पे जो कुछ ड्रग्स हैं जहाँ पे ये वर्क कर सकते हैं, वो कौन से ड्रग्स हैं, जहाँ पे जैसे कुछ ड्रग्स हैं जो यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, उसके डायनेमिक एंड पे ये वर्क कर सकते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉर्मली, दिस डायनेमिक एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये डायनेमिक एंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रोथ होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स अच्छा से रहेगा तभी तो ये फंक्शन जो है इनका होना है वो होगा। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे जो ड्रग्स है, जैसे हम लोग एंटी कैंसर की तरह यूज कर सकते हैं, एंटी कैंसर एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि आता है विनक्रिस्टिन और विनव्लास्टिन आता है, विनक्रिस्टिन चाहे कह सकते हैं विनव्लास्टिन, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे कॉलचिनिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली यहाँ पे डायनेमिक एंड पे ये बाइंड करके और उनके फंक्शन को क्या करता है, वो इन्वेट करता है, ठीक। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जैसे मान लीजिए कि जो ये जो इनकी लचीलापन है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इस फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करते हैं, वो मतलब डैमेज करते हैं, वो मतलब फ्लेक्सिबल नहीं रह पाता है। जैसे कि इसके उसको मतलब इस माइक्रोट्यूब्यूल्स पार्ट को क्या करते हैं, वो लोग स्टिफ कर देते हैं, ठीक है, एकदम स्टिफ हो जाएगा। जब स्टिफ हो जाएगा तो इनका मोमेंट नहीं होगा, जब ये मोमेंट नहीं होगा तो ये फिर अच्छी तरह से ये वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कह सकते हैं ड्रग्स नॉर्मली वो वर्क कर सकता है, जैसे कि निगेटिव और पोलर स्टैटिक एंड पे, वो होता है आपको जो कि ड्रग्स डैट कॉजेज स्टिफनेस ऑफ व्हाट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस माइक्रोट्यूब्यूल के स्टिफनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो स्पेशल ड्रग्स होता है, पैक्लीटैक्सेल के नाम सुने होंगे आप लोग, पैक्लीटैक्सेल, ठीक है। तो पैक्लीटैक्सेल रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्लिनिकल को रिलेट करते हैं, क्लिनिकली को रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बताए थे कि अगर वो कि अगर फीमेल में जैसे ये ओवरी है, ओवरी से जो ओसाइट निकलता है और यहाँ पे एम्पुला पार्ट पे आना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये यहाँ से स्पर्म भी गया और यहाँ पे फ्यूज हो गया, लेकिन क्या है, फ्यूज हुआ, लेकिन ये जो मोमेंट है मान लीजिए आगे क्या है कि वो जैसे कि जो सीलिया है वो नहीं है, ठीक है, डैमेज है। अच्छा है, मान लीजिए कि जो स्पर्म है और उसका जो टेल पार्ट है, तो इस टेल पार्ट में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, तो मतलब फ्लैजिला
है और इस फ्लैजिला में मान लीजिए माइक्रोट्यूब्यूल अगर डैमेज है, चाहे कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इस स्पर्म की मोटिलिटी भी नहीं रहेगी। जब मोटिलिटी नहीं रहेगी तो स्पर्म वो टारगेट नहीं कर सकता है, ठीक है, ओवम को टारगेट नहीं कर सकता है। तो इसके चलते क्या होगा कि अगर मान लीजिए स्पर्म की मोटिलिटी, फ्लैजिला अगर नहीं है, फ्लैजिला अगर डैमेज है तो स्पर्म की मोटिलिटी नहीं होगी। जब स्पर्म की मोटिलिटी नहीं होगी तो इसके चलते ये मेल इनफर्टिलिटी का ये कारण बनाता है, ठीक है, मेल इनफर्टिलिटी का कारण बनाता है। दूसरा बात, अगर मान लीजिए महिला में, अगर फीमेल में अगर ये मोमेंट नहीं हुआ तो फिर यहाँ तक ले इसके मतलब मान लीजिए यूट्रस में आता है इम्प्लांटेशन के लिए, तो अगर फ्यूज कर गया लेकिन ये सिलिया वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जब ये सिलिया वर्क नहीं करेगा तो यहाँ तक आएगा नहीं, तो ये यहाँ इम्प्लांट नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए एक फर्टिलाइज तो हो सकता है, लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ स्पर्म नहीं हो तो यहाँ अगर ओवम तक आया तो यहाँ तो फर्टिलाइज कर सकता है। फीमेल में इनफर्टिलिटी का ये कारण नहीं होता, मेल में ये इनफर्टिलिटी का कारण होता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ओवम के पास अगर जाता है स्पर्म तो वो तो फ्यूज यहाँ भी कर सकता है, चाहे यहाँ भी कर सकता है। तो नॉर्मल जो है इनका इम्प्लांटेशन है वो होना रहता है यूट्रस में, तो वो यूट्रस में इम्प्लांट ना हो के वो कहाँ हो जाएगा, मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाएगा। तो इसके चलते जो प्रॉब्लम होता है वो होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ये कारण बना सकता है, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एक और हम लोग जैसे पढ़े हैं नॉर्मली ये जो देखा जाता है आपको काटा जीनर सिंड्रोम में, ठीक है, काटा जीनर सिंड्रोम में जैसे कि इसमें इनफर्टिलिटी भी आती है, ठीक है, फीमेल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी आती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, चाहे किसी में साइटस इन्वर्सस का ये कारण बनता है। साइटस इन्वर्सस मतलब इसमें डेक्स्ट्रोकार्डियो का जो साइन आता है, ठीक है, ये इसका इटियोलॉजी पूरी तरह से अननोन है इसमें, ठीक है, इसको कहते हैं लोग काटा जीनर सिंड्रोम, ठीक है, काटा जीनर सिंड्रोम। दूसरा चीज समझते हैं कि मान लीजिए कि ये मैक्रोफेज है, ठीक है, इसमें और ये है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को जैसे मैक्रोफेज देगा तो मैक्रोफेज इसको क्या करेगा, इनगल्फ करेगा, मतलब इसको फेगोसाइटोसिस करेगा, फेगोसाइटोसिस करेगा। तो अब ये जो बैक्टीरिया है वो इसमें आ गया, ठीक है, और जब इसमें आएगा तो ये किसका फॉर्मेशन करा देगा, फेगोसोम का। जब ये फेगोसोम बनेगा तो इस फेगोसोम में अब यहाँ पे है लाइसोसोम, लाइसोसोम, इस लाइसोसोम को यहाँ तक आना इनके फ्यूजन के लिए, अगर इनको फ्यूजन करना है तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल, इसके मोमेंट के लिए, अंदर मोमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर मान लीजिए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स अगर ये वर्क ही नहीं कर रहा है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फंक्शन ही नहीं कर रहा है, तो जब माइक्रोट्यूब्यूल्स फंक्शन नहीं करेगा तो जो ये बैक्टीरिया है और ये जो लाइसोसोम है मिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जब ये मिलेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, फेगो लाइसोसोमल फ्यूजन नहीं होगा। जब फेगो लाइसोसोमल फ्यूजन नहीं होगा, नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए कि ये इसके अंदर ये बैक्टीरिया गया, फेगोसोम हुआ, ठीक, फेगोसोम बना और इसके साथ आके क्या बाइंड होता है, लाइसोसोम, और जब लाइसोसोम से बाइंड होगा तब इस बैक्टीरिया का किल किया जाता है, यहाँ से नॉर्मली बैक्टीरिया किल हो जाता है। लेकिन मान लीजिए ये जो लाने वाला है, पहुँचाने वाला है माइक्रोट्यूब्यूल्स, वही डैमेज है तो फेगोलाइसोसोमल फ्यूजन नहीं होगा। जब फेगोलाइसोसोमल फ्यूजन नहीं होगा तब क्या होगा, तो इसके चलते कोई भी फेगोसाइटोसिस नहीं होगा। जब फेगोसाइटोसिस नहीं होगा तो इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, मतलब बैक्टीरिया वो किल ही नहीं होगा। तो ये ज़्यादातर प्रीडिस्पोज करता है, नॉर्मली क्या होता है, नो फेगोसाइटोसिस। इफ देयर इज नो फेगोसाइटोसिस, इसका मतलब इम्यूनिटी क्या हो गई, अपना फंक्शन करने में फेल हो गई, इम्यूनिटी गेट फेल्ड एंड द प्रीडिस्पोजिशन एंड चांसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस डिजीज को और इस मतलब सिंड्रोम को कहते हैं चेडिएक हिगाशी सिंड्रोम, ठीक है, चेडिएक हिगाशी सिंड्रोम। आगे देखते हैं अगला, मान लीजिए ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में भी क्या होता है, जो सीलिया लगे होते हैं, ठीक है,
नॉर्मली सिलिया है वो क्या होता है, और इस पे जो म्यूकस लेयर होता है, ठीक है, तो ये म्यूकस को क्या करते हैं कि ऊपर की तरफ बीट करते हैं और ये म्यूकस को ऊपर की तरफ भेजते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कोई पैथोजन है, चाहे कोई भी डस्ट कुछ भी यहाँ से अगर बाइंड करता है, ठीक है, इस पे ये प्रोटेक्शन का काम करता है, इस पे बाइंड करता है, फिर इसको बाहर की तरफ भेजा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है समझिए, जैसे मान लीजिए ये जो पार्ट है रेस्पायरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स है, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स नॉर्मली यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो वर्क करना है इसमें समझिए क्लोराइड को सबसे पहले ऑब्जर्व होना पड़ेगा इसमें, यहाँ जैसे ये म्यूकोलाइटिक जो है यहाँ पे क्लोराइड आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लोराइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है CFTR जीन, ठीक है। ये CFTR जीन क्या करता है, इस क्लोराइड चैनल के फंक्शन को कराता है, और ये क्लोराइड क्या होगा यहाँ पे आएगा म्यूकस में, ये मतलब एंट्री करेगा म्यूकस में। जब ये क्लोराइड जब आयन आएगा तो ये इसको फॉलो करते हुए मतलब ये कहेगा कि भाई न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इसके साथ सोडियम भी आ जाएगा। और इस सोडियम को आप कहीं भी जानते हैं कि सोडियम को फॉलो कौन करता है, वाटर। तो इस सोडियम को फॉलो करते हुए फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर। तो सबसे पहले कौन आया, क्लोराइड। क्लोराइड आएगा CFTR जीन के रेगुलेशन के थ्रू, फिर यहाँ पे एंट्री करता है सोडियम, और इस सोडियम को फॉलो कौन करता है, वाटर। अब वाटर आया तो इस जो म्यूकस जो है वो म्यूकस पहले क्या था, विजिड था, अब वो म्यूकस को क्या किया जाएगा, थोड़ा जो थिक था उसको थिन किया जाएगा, ठीक है, म्यूकोलाइटिक होगा, और ये फिर क्या करेगा, बाहर की तरफ भेजेगा। लेकिन मान लीजिए कारणवश क्या हुआ कि ये CFTR जीन वर्क ही नहीं कर रहा है। तो जब CFTR जीन वर्क नहीं करेगा तो क्लोराइड नहीं आएगा, फिर क्लोराइड नहीं आएगा तो मतलब सोडियम नहीं आएगा, फिर सोडियम जब नहीं आएगा तो वाटर का भी म्यूकस में एंट्री नहीं होगा। तो जब वाटर का म्यूकस में एंट्री नहीं होगा तो उसके चलते क्या हो जाएगा, जो म्यूकस है वो ड्राई और विसिड, अच्छा कह सकते हैं हम लोग, ये थिक म्यूकस हो जाएगा। और इस थिक म्यूकस के चलते कोई भी सिलियरी फंक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा, नो सिलियरी फंक्शन। जब सिलियरी फंक्शन नहीं होगा तो कोई भी म्यूको सिलियरी क्लियरेंस भी नहीं होगा, नो म्यूको सिलियरी क्लियरेंस। अब क्या हो जाएगा, जब म्यूको सिलियरी क्लियरेंस नहीं होगा तो ये ज़्यादातर प्रीडिस्पोज किसके हो जाएगा, ब्रोंकीएक्टेसिस, ठीक है। ब्रोंकीएक्टेसिस मतलब ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि स्पुटम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्रोडक्टिव कफ का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और ये बहुत सीरियस कंसर्न होता है। इसके लिए आपको मतलब हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें ब्रोंकीएक्टेसिस का लेक्चर है, आप देख सकते हैं, रेस्पिरेटरी जो है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसके बाद से मान लीजिए कि अगर ये जो प्रॉब्लम है ब्रोंकीएक्टेसिस, ये CFTR जीन एक जगह और प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज में, ठीक है। तो पेनक्रियाज के जो इंजाइमेटिक एक्शन है उनको जो फंक्शन कराना है, उसके ट्यूबुलर सिक्रीशन कराना है। तो मान लीजिए कि अगर ये CFTR जीन अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो जो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होना है, डक्टुलर सिक्रीशन जो होना है, वो क्या हो जाएगा, विसिड हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो उसके चलते क्या होगा, जो ओपनिंग है, ठीक है, जो स्पिंक्टर है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, उसको पोर्स को क्या कर देगा, बंद कर देगा। जब वो पेनक्रियाटिक जो पोर्स है, जैसे स्पिंक्टर ऑफ ओडी है, अगर वो पोर्स अगर बंद होगा तो ये ज़्यादातर क्या हो जाएगा, प्रीडिस्पोज करेगा स्टोन बनाने में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्टोन का ये फॉर्मेशन कराता है, बाइल स्टोन का फॉर्मेशन ये करा सकता है, ठीक है। तो दो चीज़ हम लोग देखें, और इस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसके चलते क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का ये कारण बनता है। तो हम लोग देखें अभी तक ले 3 प्रॉब्लम देखें, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या देखें, माइक्रोट्यूब्यूल का क्या काम है, ये कैसे वर्क करता है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल को बनाने के लिए अल्फा ट्यूब्यूल और बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन चाहिए, और गामा ट्यूब्यूलिन को बनाने के लिए माइटोटिक स्पिंडल चाहिए। फिर इसके वजह से इसका क्या क्या फंक्शन है, तो कार्गोज का कैरी करना, ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला का फंक्शन कराना, और स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस करना अंदर के तरफ सेल के अंदर। इसमें काइनेसिन और डाइनिन के बारे में आप लोग जान गए। इनका फंक्शन आप याद करें, म्यूकोसिलियरी स्पर्मेटोजुआ मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
फिर ये ड्रग्स को आप याद कर सकते हैं, पैक्लिटैक्सिल और विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड कॉल्चिनिन के बारे में। फिर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कर सकता है, इसके लिए आप याद कर सकते हैं कार्टाजिनर सिंड्रोम का ट्रायड याद कर सकते हैं। फिर चैडिक हिगासी सिंड्रोम याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये क्लिनिकल कोरिलेट्स हुआ, माइक्रोट्यूब्यूल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ऐसा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।